हेलो एवरीवन, अगर अब आप अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अब रिटर्न फाइल करना आपके लिए इजी नहीं रहने वाला है। पहले क्या होता था, हम अपना फॉर्म 16 लेते थे और फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जो भी आपको डिडक्शंस क्लेम करनी है वो सब डालते चले जाते थे, आपकी रिटर्न रेडी हो जाती थी। बट इस बार से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जो रिटर्न हमें देखने को मिल रही है उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज गवर्नमेंट लेके आई है, जिसकी वजह से आपने जहां पर भी डिडक्शंस की हैं उन डिडक्शंस के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर बैठेंगे, तभी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। रिटर्न के अंदर गवर्नमेंट ने ड्रास्टिक चेंज किया है, ईच एंड एवरी डिडक्शंस की आपसे डिटेल मांगी जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको रिटर्न का फॉर्म भी दिखाने वाली हूँ कि कहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है। पहले मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि अगर आप एचआरए की डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा प्रॉपरली रिटर्न के अंदर कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आप कितना एचआरए रिसीव कर रहे हैं, आप कितना रेंट पे कर रहे हैं, आप जहां जॉब करने जा रहे हैं वो एरिया क्या है। ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए मांगी गई क्योंकि एचआरए की कैलकुलेशन की दो तीन कंडीशंस होती हैं। जो भी आपका मिनिमम अमाउंट होता है उतना आपको रिबेट दी जाती है। तो अभी तक क्या था, गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता था, आप जितना एचआरए का रिबेट मांगते थे उतना उनको अलाउ करना पड़ता था। बट अब रिटर्न में ये फैसिलिटी डाल दी गई है कि अब गवर्नमेंट भी अपने सॉफ्टवेयर से, अपने एआई टूल से चेक कर सकता है कि आपने जो एचआरए क्लेम करा है, आपने जो अपना एचआरए कैलकुलेट करके डाला है उसकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। सेकंड, इसमें चेंज देखने को मिला सेक्शन 80C से रिलेटेड। 80C सेक्शन में आप मल्टीपल चीजों की रिबेट को क्लेम करते हैं। 1,50,000 तक की आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स की, बच्चों की ट्यूशन फीस की, अपने एलआईसी की, अपने इक्विटी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट की। इसी तरीके से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको जिसका क्लेम आपको अलाउ किया जाता है। अब 80C की रिडक्शंस के साथ भी ऑप्शन दे दिए गए हैं कि अगर आपका पॉलिसी है तो पॉलिसी नंबर मेंशन करो, अगर आपने कोई पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करिए तो पीपीएफ अकाउंट का नंबर मेंशन करो, या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है उसका नंबर क्या है वो मेंशन करने की डिटेल वहां पे दे दी गई है। उसी तरीके से अगर मैं सेक्शन 80D की बात करूं तो सेक्शन 80D में जो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड रिबेट क्लेम करते हैं जहां पर आप, तो वहां पर भी मेंशन किया गया है कि आपका पॉलिसी नंबर क्या है, किसके नाम से आपकी पॉलिसी है, सो दैट आप जो क्लेम कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लेम करें। उसमें किसी भी तरीके की होता है ना बोगस, कई बार रिडक्शन हम क्लेम कर लेते हैं, तो उसका स्कोप बिल्कुल खत्म कर दिया गया है इस बार की रिटर्न्स में। 80E की रिडक्शन जो आपकी रिलेटेड है इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी रिडक्शन हम 80E में अलाउ करते हैं। 80E की रिडक्शन के केस में आपसे मांगा जा रहा है कि आपने किस बैंक से लोन लिया है, लोन अकाउंट नंबर क्या था, आपकी सैंक्शन की डेट क्या है, लोन का क्या अमाउंट है, आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 31 मार्च में। तो ये सब डिटेल अब आपको देनी होगी जब आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर आपने कोई होम लोन लिया है, चाहे वो अंडर सेक्शन 80EE हो, 80EA हो, 80EB हो या DDB हो, इन सभी तरीके की डिडक्शंस में लोन के केस में स्पेशली आपको सब कुछ मेंशन करना है। आपने कहाँ से लोन लिया है, आपका लोन का नंबर क्या है, आपका 31 में कितना बैलेंस है, कितने अमाउंट का आपने लोन लिया, सैंक्शन लेटर का जो आपका नंबर है वो भी आपको उसमें मेंशन करना होगा। तो अब जब भी आप रिटर्न फाइल करने बैठे अपने साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में रख के बैठिएगा, या फिर अगर आप किसी से रिटर्न फाइल कराते हैं तो उनको भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। जबकि अभी तक क्या था, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 16 अपने जिससे भी हम रिटर्न फाइल कराते हैं उनको प्रोवाइड करते थे या हम खुद लेके बैठते थे ताकि हम रिटर्न फाइल कर पाएं, क्योंकि फॉर्म 26S और ASTS तो हमें ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाते थे। बट कभी भी हमें डिडक्शंस के प्रूफ नहीं लेके बैठना पड़ता था क्योंकि कहीं पर भी वो डिडक्शंस अटैच नहीं होती थी। बट अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप हमें प्रूफ मत दीजिए, बट हाँ आप उनका हमें आइडेंटिटी नंबर दे दीजिए ताकि हम ये चेक कर पाएं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो अभी भी ऐसे टैक्स पेयर जो कि बोगस क्लेम कर रहे हैं अपनी डिडक्शंस को, वो सावधान हो जाइए क्योंकि अब ये रिबेट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो आपका 80U का सेक्शन है जिसमें हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड डिडक्शन को क्लेम करते हैं, पिछले साल तक क्या था, इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म 10IA। फॉर्म को फाइल करते समय उसमें मेंशन करना होता है कि हमारी डिसेबिलिटी किस नेचर की है, कितनी % हमें डिसेबिलिटी है, सो दैट हम ये डिसाइड कर पाएं कि हमें रिबेट कितनी % मिलनी चाहिए। तो पिछली बार तक हम फॉर्म 10IA तो भर रहे थे लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर कहीं पर भी रिटर्न में नहीं जा रहा था कि आपने ये फॉर्म फाइल किया है या फिर नहीं किया है। तो अब इस बार से डिपार्टमेंट ने उसका ऑप्शन भी दे दिया है कि आपको मेंशन करना है कि आपकी डिसेबिलिटी किस नेचर की है, प्रॉपर डिसेबिलिटी का आपको नाम बताना है, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और वहां पर आपको जो आपने फॉर्म
फॉर्म 10IA फाइल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मेंशन करना होगा, तभी आपको वो रिबेट मिलेगी। सेक्शन 24B का इंटरेस्ट, जो कि आप होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, चाहे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पे कर रहे हैं या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा 2 लाख रुपीज तक की आपको डिडक्शन अलाउ की जाती है होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर। इससे रिलेटेड भी चेंजेस रिटर्न में ला दिए गए हैं। अब आपको बताना होगा कि आपने लोन कहाँ से लिया है, क्या बैंक का नाम है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, कब आपको वो सैंक्शन हुआ था, कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है, और आपका जो ये लोन है वो किसके नाम से चल रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल अब आपसे डिपार्टमेंट मांग रहा है, सो दैट डिपार्टमेंट को ये पता लग जाए कि ये जो रिबेट आप क्लेम कर रहे हैं ये जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो जितनी भी डिडक्शंस आप क्लेम करते आ रहे हैं सबके एडिशनल फील्ड ऐड कर दिए गए हैं इनकम टैक्स की रिटर्न्स में। तो चलिए आपको एक ITR 1 का फॉर्म दिखा देती हूँ। ये हमारा ITR 1 फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। अभी तक हमारे पास जावा यूटिलिटीज नहीं आई है, तो मैंने आपको एक्सेल का फॉर्म दिखाया है। इस जब एक्सेल के फॉर्म्स को जब आप ओपन करेंगे तो इस एक्सेल के फॉर्म में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस अगर आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं तो जितने भी आपके ये ब्लू में रिटर्न है आप सिर्फ इनको देख लीजिए, इनसे आपको जो है चेंजेस पता लग जाएंगे। जितनी भी आपकी रिडक्शंस हैं, जैसे कि पहले लिया गया है सेक्शन 1013A अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, यानी कि HRA से रिलेटेड अलाउंस, तो इसका एक अलग पेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीजें मेंशन करनी है जैसा कि मैंने अभी बताया था। उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि सेक्शन 24B का यहाँ पे कॉलम आपको मिलेगा। ये आपका सेक्शन 24B सेक्शन जिसमें आप इंटरेस्ट का क्लेम लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से बैंक से लिया है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, कब आपको वो सैंक्शन हुआ, अमाउंट कितना था लोन का, आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, और कितना आप जो है इंटरेस्ट क्लेम करने जा रहे हैं। सेम एज 80D की जब आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, यहाँ पे अलग से नीचे फॉर्म इन्होंने इंसर्ट किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके नाम का इंश्योरेंस है, पॉलिसी नंबर क्या है, और कितना आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है। इसी तरीके से अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए भी यही फील्ड इसमें डाली गई है। आपने अपने स्पाउस के लिए क्लेम किया है तो उसके लिए भी सेम फील्ड है। तो इस बार का रिटर्न का फॉर्म आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। 80G में जब भी हम डोनेशन की रिबेट को क्लेम करते थे तो वहां पर पहले से ही ये डिपार्टमेंट ने डाला हुआ था कि आपको बताना है कि कहाँ आप डोनेशन दे रहे हैं, उनका पैन नंबर क्या है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो सेम डिटेल इस बार भी आपको देनी है। 80U में देखिए अब आपको बताना है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है आपके फॉर्म 10IA का, और UDID नंबर क्या है। 80C जो कि बहुत कॉमन डिडक्शन है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने डिडक्शंस क्लेम को जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं वो आपको ऐड करनी है, और उसके आगे उस डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। जैसे कि अगर आप LIC कर रहे हैं तो LIC का आप नंबर डालिएगा, PPF कर रहे हैं तो आप अपने PPF अकाउंट का नंबर डालिए, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसका आप रिबेट क्लेम कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं आपके, तो उनका नंबर डालिए, तभी आपको ये रिबेट जो है अलाउ की जाएगी। सेम एज 80E, 80EE, 80EEA जो आपके लोन से रिलेटेड सेक्शन है, चाहे आपने ई व्हीकल का लोन लिया है, चाहे आपने होम लोन लिया है, उन सब में भी सारी डिटेल्स मेंशन कर दी गई है कि बैंक का नाम डालो, लोन का अकाउंट नंबर डालो, डेट कब आपको सैंक्शन हुआ, क्या उसका बैलेंस है, कितना आप पे कर रहे हो, सारी डिटेल, यानी कि ईच एंड एवरी डिटेल अब आपको ITR 1 फॉर्म में डालनी पड़ेगी। तो जो लोग खुद से रिटर्न को फाइल करते आ रहे थे उनके लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बार का रिटर्न का फॉर्म आप बहुत ध्यान से फाइल करिएगा अगर आप ओल्ड टैक्सेस में रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो, क्योंकि न्यू टैक्सेस में तो हम कोई भी रिबेट अलाउ होती ही नहीं है, हम कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ये सब जो चेंजेस आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए आए हैं, क्योंकि वो ही लोग डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखिएगा अपने साथ जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन सबके प्रूफ्स रख के बैठिएगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो अभी भी टाइम है, जावा यूटिलिटीज अभी तक नहीं आई है, आपको ये सब प्रूफ कलेक्ट कर लेने चाहिए। आप अपने मेल से निकाल लीजिए, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया अभी तक आपने उसका प्रूफ कलेक्ट नहीं किया है तो वो भी आप अपना ले लीजिए, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को इजीली और एक्यूरेटली फाइल कर पाए। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए टैक्स मूड को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।